अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो? ये आपने सही बात कही है कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। और इन डिपार्टमेंट से आम लोगों का बहुत कंसर्न है, आम लोग इन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। और ये भी सही बात है, कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क को, किसी रियासत को तरक्की करनी है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान जो है इन दो डिपार्टमेंट्स को रखा जाता है। जहाँ तक आपने बात की है, इस चौथी बार मैं एमएलए हूँ और 3 बार मैं एमएलए रहे हूँ। एक बार मुझे पार्टी ने एमएलसी बनाया है 4 टाइम्स। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि तीनों बार जब भी मैं इलेक्शन जीत के आई हूँ, इलेक्ट हो के आई हूँ, तीनों बार मैं मिनिस्टर बनी हूँ। 96 में पहली बार जब पहला इलेक्शन लड़ा तो एज डिप्टी मिनिस्टर मैंने स्टार्ट किया है। 2009 में 8 में उस वक्त मैं कैबिनेट मिनिस्टर सोशल वेलफेयर बनी हूँ। और फिर आज 2023 में जब सरकार बनी तो मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने फिर से कैबिनेट में इंट्रोड्यूस किया। और मेरे पास जो भी डिपार्टमेंट है, बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है, उनमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपने पूछा है कि एज़ लेडी मुझे काम करने में मुश्किल आती हैं, मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि जब शुरू में मैं बनी तो काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि एक तो ये कि मैं सीधे कॉलेज छोड़ के पॉलिटिक्स में एंट्री की है, तो डिफ़िकल्टीज़ आई, लेकिन वक्त आगे निकलता गया। और आज की डेट में मैं यही कहूँगी कि एज़ लेडी मुझे डिफ़िकल्टीज़ नहीं है कि मैं काम नहीं कर पाती हूँ। एज़ लेडी मुझे लगता है कि मैं काम कर सकती हूँ और काम करा सकती हूँ। उसमें मैं कभी, मुझे ये नहीं लगा कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता या कोई मेरी बात जो है नहीं सुन सकता है। अल्लाह का शुक्र है, जो भी मैंने काम करना चाहा, जो भी डिसीजन लेने चाहें वो मैं ले सकती हूँ। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि इस टाइम मैंने एज़ डिप्टी मिनिस्टर स्टेट में काम किया जब हमारे पास रियासत थी। मैंने एज़ सोशल वेलफेयर मिनिस्टर काम किया जब हमारे पास रियासत थी। लेकिन आज खुशकिस्मती से मेरे पास वो डिपार्टमेंट है जो इतने अहम हैं, जिनमें आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं यूटी में हूँ, तो थोड़ा वो डिफ़िकल्टी है। बाकी एज़ लेडी मुझे काम करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। चूँकि आप महिला हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा, सेफ़ एंड मॉडर्न एजुकेशन के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है? क्योंकि हमारी जो बहनें हैं जो इंस्टीट्यूशंस में जाती है, उनको एक सिक्योरिटी महसूस रहे। ये चीज़ मुझे लगता नहीं है कि इनसिक्योरिटी फील होती है हमारी बच्चियों को या बहनों को। आज बहुत टाइम आगे निकल चुका है, आज ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। और मैं आपको बताऊंगी कि अगर मैं ये 1.5 साल की बात करूं, हमारे पास जितने भी पोजीशन होल्डर्स हैं वो बहनें हैं। हमारे पास बहुत जितने भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उसमें सबसे ज़्यादा तादाद बहनों की है। अब कभी कभार अगर कोई परेशानी फेस करनी पड़ती है, जहाँ पे भी सरकार के नोटिस में आया, इमीडिएट उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं समझती हूँ आज के डेट में हमारी बहनें मतलब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और हर प्रोफेशन में वो आगे है। सिर्फ एक जगह पे नहीं, हर प्रोफेशन में जहाँ आप नज़र दोहराएंगे हमारी बहनें बहुत आगे हैं। और सरकार ने उस तरह की फैसिलिटीज़ भी उनको फराहम की है जिससे वो आगे बढ़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। हर लेवल पे जहाँ हमें लगता है हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत है, हमने उसको किया है। लेकिन आज के डेट में मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे हमारी बहन जो है उसको इनसिक्योरिटी फील होती है। मैंने कई बार कहा है अपने प्रोग्रामों में कि कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर को रिश्वर कहा जाता है। यहाँ पे लोग, हमारे भाई जो हैं, बहनों की बहुत इज्जत करते हैं। और अगर कहीं पे भी 1% भी
कुछ इस तरह का जो है व्यवहार नज़र आता है तो उसमें हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है। सकीना जी, अभी अगर हम सबसे बड़ी चैलेंज जम्मू कश्मीर की कहे तो ड्रग अब्यूज़ है, और उसके इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस भी, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी खदशात हैं कि वहाँ इसकी इन्वॉल्वमेंट न हो। एक नशा मुक्त अभियान भी चल रहा है जम्मू कश्मीर में, आपने भी पार्टिसिपेट किया होगा। उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस में कम से कम इस वबा को रोका जा सके? ये सही बात है कि इस टॉपिक पे जितना डिस्कस किया जाए, जितना इसको अहमियत दी जाए वो कम है। हम समझते हैं, हम सब की कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर इस वबा से बच पाए। हमारा जो जवान है, हमारा जो यूथ है, वो इस तरफ ना जाएं। उसके लिए क्या सरकार कोशिश कर रही है, पिछली 1.5 साल में मैं आपको बताऊंगी, हमने हमारे जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स चलते हैं इस टाइम, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चल रहा है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में, इस तरह के अगर पेशेंट्स आते हैं, उनकी ट्रीटमेंट की बात हो, रिहेबिलिटेशन की बात हो, उनकी काउंसलिंग की बात हो, जहाँ तक कॉलेजेस स्कूल्स की बात हो, वहाँ पे हमने ऑलरेडी हिदायत दी है कि काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग के लिए हमने कुछ टीम्स बनाए हैं, उसमें कुछ हद तक टीचर्स को भी ट्रेंड किया है। और जैसे बच्चे किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे खेल कूद में, तो वहाँ अगर आइडेंटिफाई हो जाता है इस तरह का कोई भी पेशेंट, मैं तो पेशेंट ही मानती हूँ उनको, क्योंकि आजकल बहुत कन्फ्यूजन है, आजकल बहुत डिप्रेशन है हमारे जवानों में काफ़ी ज़्यादा। वो भी एक रीज़न है कि वो इस तरह के ड्रग्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, हमने हिदायत दी है कि अगर कहीं पे भी कॉलेजेस या स्कूल्स के बीच में इस तरह का आपको कोई चीज़ जो है वो नज़र आती है, मेडिकल शॉप्स में हमने CCTV के जो ऑर्डर्स दिए हैं वो किए हुए हैं। इसी तरह स्कूल्स में हमने कहा है कि हम स्क्रीनिंग कहीं कहीं लेवल पे करेंगे ताकि बच्चों को एक चीज़ लगेगी कि हमें कोई देखने वाला है। तो हमारी जो, मैं समझती हूँ, इसमें हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिहेबिलिटेट करना, और रिहेबिलिटेशन हम कर रहे हैं। उसके बाद काउंसलिंग, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है और काफ़ी हद तक 1.5 साल में इस पर हमने काम किया। और अभी मैं नहीं कहूँगी कि हमने काम किया है तो सब ठीक हो गया, अभी आगे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और ये हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है इस टाइम। इस चैलेंज में अगर हम जितना भी कोशिश करें वो कम है, और वो कोशिश हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी कर रहा है हर लेवल पे। एजुकेशन, तीनों डिपार्टमेंट्स की आपस में कोऑर्डिनेशन है, हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ताकि हम किस तरह इस वबा को जो है यहाँ से निकाल पाए, बाहर कर पाए, और अपना जो हमारी जो जनरेशन है उसको किस तरह सेफ रखा जाए। उसके लिए ऑलरेडी इक़्तिदाम उठाए गए, और आगे NGOs को भी उसमें हमने शामिल किया है। हमने कहा है कि उलमाज़ को शामिल करो ताकि वो भी इस पर अपने लेवल पे बात कह सके और वो बात लोगों तक पहुंच सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई जो लोग हैं जो मुलव्वस है, जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका कोई पता नहीं चलता। पेरेंट्स को भी डर लगता है कि अगर हम ये बात बाहर लेके जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी, लेकिन हम तो ये कोशिश करते हैं कि उनको कम से कम कॉन्फिडेंस दें। और पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा इसमें रोल है, वो अगर अपने बच्चों पे नज़र रखें। इस तरह की हम काउंसलिंग जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है। आपके जो डिपार्टमेंट है बहुत वसी डिपार्टमेंट है, सभी सोशल वेलफेयर की बात करें, हेल्थ या एजुकेशन की। आपने अभी जिक्र किया कि बेरोज़गारी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, आप भी उसको मानती है। तो इन डिपार्टमेंट्स में रोज़गार के कुछ आप प्रोसीजर्स कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम देखें कि कहीं यूथ हमारा जो पढ़ा लिखा है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा? देखिए, जब से ये सरकार बनी है, जिस सरकार की क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे पोस्ट इन डिपार्टमेंट्स में वैकेंट हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आज दिक्कत आती है, कई जगह पे डॉक्टर्स की कमी है, कई जगह पे बाकी जो स्टाफ है उसकी कमी है, टीचर्स की कमी है, पोस्ट खाली हैं, नए रिक्रूटमेंट हुए नहीं। लेकिन जब ये सरकार बनी, हमने 725 पोस्ट जो हैं लेक्चरर्स की, वो रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफ़र किए थे। इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी कई पोस्ट हमने रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को रेफ़र किए हैं। 625 हमने पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को रेफ़र किए हैं। एजुकेशन में हम चाहते थे कि
जो 19 में पोस्ट फ्रीज़ किए गए कि नई रिक्रूटमेंट ना हो, उनको हम डिफ्रीज़ करें और ये पोस्ट भी रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को रेफ़र किए जाए। एक तो हमारे जो है हमें टीचर मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे और जो बाकी स्टाफ हैं वो मिलेगा, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार भी मिल सकता है। ये हमारी कोशिश है और उस कोशिश को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हाल ही में सकीना जी हमने देखा पूरे भारतवर्ष में, हमारे देश में जो है नीट का पेपर जो है वो लीक हो गया। एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आप क्या समझते हैं, कितना मोरल गिर जाता है एक स्टूडेंट का अगर इस तरह की हरकतें होती है तो? मैं समझती हूँ कि कई बार हम ये चीज़ सुन चुके हैं कि पेपर लीक हो रहा है, लेकिन आज तक ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं कि इस चीज़ को रोका कैसे जा सकता है। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक बच्चा जो है पढ़ाई करके दिन रात मेहनत करता है, उसके साथ साथ उसके माँ बाप का भी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जब ये बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है और उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, फिर आप खुद समझ लीजिए कि उसके लिए संभलना कितना डिफ़िकल्ट है और उसके लिए आगे बढ़ना कितना मुश्किल है। लेकिन अभी इस चीज़ में हम कामयाब नहीं हो पाए कि इस चीज़ को रोक सके। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी कई इसमें बयानात दिए हैं या आगे क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मैं तो यही समझती हूँ कि इसके लिए जो भी स्टेप उठाना चाहिए वो सख्त होना चाहिए, ताकि आइंदा से हमें इस तरह की शिकायत ना आए और बच्चों के फ्यूचर के साथ ना खेला जाए। जो बच्चे मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और दूसरा बच्चा जो मेहनत ही नहीं करता है वो बैठा रहता है कि मेरे लिए पेपर आएगा, मैं उसके ज़रिए आगे बढ़ूंगा, तो ये तो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। और इसको डाइजेस्ट करना जो है एक बच्चे के लिए, एक पढ़े लिखे जवान के लिए या पढ़े लिखे बेटी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आपके पास है, माइनॉरिटी और वुमेन वेलफेयर के लिए कुछ ठोस कदम उठा रही हैं, कुछ स्कीम्स लॉन्च कर रही है? देखिए, जहाँ तक सोशल वेलफेयर का ताल्लुक़ है उसमें कई स्कीम्स हैं। जैसे हमारे पास ICDS सेक्टर है, उसमें सारे हमारे जितने 28,000 वर्कर्स हेल्पर्स काम करती हैं वो हमारी बहनें बच्चियाँ हैं। उसके अलावा मैरिज असिस्टेंस एक स्कीम है। जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार ने शुरू में ही मैरिज असिस्टेंस के लिए जो मिलते हैं वहाँ पे उसको 50 से 75 कर दिया। उसमें क्वालिफ़िकेशन बार रखा गया था, मिडिल पास होना चाहिए, लेकिन हमने सोचा जो लड़की शादी कर रही है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन कोई मैटर नहीं करती है, और वो क्वालिफ़िकेशन बार हमने बाहर कर दिया। इसी तरह WDC है, वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसमें हम अपने बहनों को लोन असिस्टेंस देते हैं ताकि वो अपनी टांगों पे खड़ी हो सकें, अपना कोई यूनिट खोल सकें, उसमें काम कर सकें ताकि वो खुद आगे बढ़े। और उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे कई हमारे बहनें जो है जिन्होंने इस WDC में लोन लिया है, आज वो अपने साथ साथ कई और लोगों को नौकरियां देते हैं। इसी तरह हमारे पास इस सरकार ने जो मिशन युवा, जैसे अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने, ये एक बहुत बड़ी और अच्छी स्कीम है जो हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट है। और उसमें वो चीज़ नहीं है कि आपको अब गारंटी चाहिए, गारंटी भी ख़त्म हो गई है। उसमें लोगों को कहा है कि आप आगे आ जाए और ये चीज़ जो है इस स्कीम का इस्तेमाल करिए और अपने टांगों पे खड़े हो जाए। स्कीमें बहुत हैं और इन स्कीम्स का मैरिज असिस्टेंस में हमने काफ़ी हद तक जो है मदद की है जो मिलना चाहिए हमारे बहनों को। इसी तरह बाकी जो स्कीम्स ओल्ड एज हैं, विडो है, डिसेबल पेंशन है, उसमें भी इस सरकार के दौरान पिछले 1.5 साल में काफ़ी इजाफा हुआ है। और आगे हम चाहते हैं जो डिसेबल पेंशन है उसको भी ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बजट अनाउंसमेंट में कहा है, उसमें भी इजाफा किया जाएगा। तो स्कीम्स तो बहुत हैं और सरकार कोशिश कर रही है किस तरह से हम लोगों की मदद करें और किस तरह से इन स्कीम्स का जो है इम्प्लीमेंटेशन हो, लोगों को जानकारी हो, लोग इनका फ़ायदा उठा सकें। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, तो इसके लिए हम अवेयरनेस कैंप्स मुनक्किद करते हैं ताकि लोगों को पता चले, वो इन स्कीम्स का जो है फ़ायदा ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सकीना जी। उम्मीद है कि 3.5 साल के बाद जब ये सवाल आपसे पूछे तो आपने कहा हमने सब मुकम्मल किया हो। बहुत बहुत इंशाल्लाह ज़रूर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है यहाँ पे बात करने का। थैंक यू। मैम, मैं दरख्वास्त करूँगी आपसे, आप अभी मंच पर मौजूद रहें। मैं दावत देना चाहूँगी हमारे एडिटर जी जम्मू कश्मीर सकीना मैम।
एजाज़ के लिए आप कुछ पल और तारिक सर को दावत देना चाहूँगी यहाँ पर कि एजाज़ से मैम को यहाँ नवाजा जाए। बहुत शुक्रिया, आप इतनी मसरूफ़ रहती हैं मैम, आपने हमारे लिए बहुत वक्त निकाला, बेहद शुक्रिया। और एक टोकन ऑफ लव, थोड़ा प्यार हमारी तरफ से। जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया मैम, एक बार फिर आपका।